तो भाई जॉन सीना ने रिसेंटली रिवील कर दिया है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो उन्होंने हंसते हुए टैप आउट करा था वो क्यों किया था। और भाई इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर रॉक और ट्रेविस स्कॉट की आगे इन्वॉल्वमेंट होती एलिमिनेशन चेंबर के बाद भी तो क्या होता। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ बात करेंगे आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि मैं बता चुका हूं कि पहले से ही WWE ने अभी रॉ जो हुई थी वहां टेप कर ली थी और ये टेपिंग वाला प्रोग्राम आज भी चलने वाला है जहां WWE ने स्मैकडाउन और रॉ दोनों टेप कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीक सारी जो रॉ और स्मैकडाउन होंगी वो हमें टेप भी देखने को मिलेंगी। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की टेप्ड स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। अभी सबसे पहले बात करें स्मैकडाउन की, तो आज स्मैकडाउन की ओपनिंग डेमियन प्रीस्ट करते हैं, जो कि रिंग में आकर वही ज्ञान दे रहे थे कि लास्ट वीक उन्होंने कैसे एलिस्टर ब्लैक और ज़ेलिना वेगा को हरा दिया था। यहाँ उन्होंने जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच की भी बात करी कि उनका ये वीक बहुत ज्यादा इमोशनल सा निकला है। अभी यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद डेमियन प्रीस्ट क्राउड से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्राउड की तरफ से हमें कोई भी ज्यादा चेयर देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि भाई क्राउड तो पहले से ही WWE से भरा पड़ा है कि उन्होंने जॉन सीना को लास्ट मैच हरवा दिया। अब यहाँ इसके बाद ज़ेलिना वेगा भी आती हैं, जो कि वही अपनी बकवास कर रही थी। यहाँ उनका कहना था कि लास्ट वीक स्मैकडाउन में एलिस्टर ब्लैक पिन नहीं हुए थे, तो भाई तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिना किसी देरी के अचानक से एलिस्टर ब्लैक की भी एंट्री हो जाती है, जो कि डेमियन प्रीस्ट के ऊपर खतरनाक अटैक करते हैं। अभी शुरुआत में तो एलिस्टर ब्लैक ने अटैक करा था, लेकिन लग रहा था कि डेमियन प्रीस्ट उन पर भारी पड़ गए, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ही एलिस्टर ब्लैक को मार रहे थे। लेकिन किसी तरह से एलिस्टर ब्लैक भी डेमियन प्रीस्ट के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक खतरनाक सा डबल नी देखने को मिलता है रिंग एप्रॉन से, जो कि एलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट के ऊपर मारते हैं और भाई ये टेबल के ऊपर मारा गया था। अब ये मूव पता नहीं एलिस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रीस्ट को हर्ट करने के लिए मारा था या फिर खुद को हर्ट करने के लिए मारा था, क्योंकि इसके बाद जो उनका रिएक्शन था ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज्यादा पेन हो रहा है। वैसे इनका ये नाटक यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि बैक स्टेज भी हमें इनकी ब्रॉल टाइप देखने को मिलती है, जहाँ फिर से एलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट की धुलाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं वो कहाँ से फावड़ा लेकर आ गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी आकर इन्हें अलग करती है। अभी वैसे भाई ये फ्यूड बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो गई है और WWE इसमें कुछ भी कर ले ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। तो भाई अब कुछ नया ट्राई करा जाए तो बेटर होगा डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक के साथ। नेक्स्ट इसके बाद हमें नाया जैक्स, लेस लेजेंड और कबूकी वॉरियर्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। यहाँ वैसे कबूकी वॉरियर्स अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर रहे थे, तो ये एक नॉन टाइटल मैच होने वाला था। अब ये ठीक ठाक सा मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ शॉकिंगली नाया जैक्स ने पिन कर दिया है कायरी जेन को, जिसका मतलब है कि इस मैच में चैंपियंस पिन हो गए हैं। तो भाई बाद में जाकर नाया जैक्स और लेस लेजेंड को भी इसका फायदा मिलने वाला है। इसके बाद वैसे अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की भी एंट्री होती है और नाया जैक्स और लेस लेजेंड को बजाया जाता है। वैसे ये टैग टीम वाली सिचुएशन WWE ने अच्छी खासी बनाकर रखी है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं, जिनका कहना था कि वो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स दोनों से खुश नहीं है। अभी रॉ के पहले हमने इन्वेजन वाला एंगल देखा था, जहां कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर के घर में घुसकर उन्हें मारा था, तो यहाँ निक ऑल्डिस उसी की बात कर रहे थे। और अभी बाद में भी वो पर्सनली कोडी रोड्स से बात करने वाले हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो आज स्मैकडाउन में थे नहीं। इसके बाद यहाँ मिस भी आते हैं, जिनका कहना था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसके बाद उन्हें बदला चाहिए। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो हेनरी और आर-ट्रुथ दोनों ने मिलकर धुलाई करी थी मिस की, तो यहाँ जो हेनरी की मांग कर रहे थे मिस, और नेक्स्ट वीक जो हेनरी और मिस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई WWE ने जो हेनरी को ऑलरेडी मेन रोस्टर में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। इसके बाद भाई हमें जूलिया और एल्वा फायर का मैच देखने को मिलता है, जो कि ना भी होता तो भी चल जाता। यहाँ मैच में जूलिया ने एल्वा फायर को हरा दिया है। अभी शायद इनका US चैंपियनशिप के लिए फिर से मैच होने वाला है। अब नेक्स्ट इसके बाद रिंग में आते हैं कोडी रोड्स, और यहाँ कोडी रोड्स का हमें फिर से वही कॉर्पोरेट कोडी वाला प्रोमो देखने को मिलता है। अभी ड्रू मैकिंटायर ने कहा था कि WWE अनसेफ प्लेस हो गया उनके लिए, इसीलिए वो स्मैकडाउन में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ कोडी रोड्स एक अच्छे चैंपियन होते हुए WWE को डिफेंड कर रहे थे, जहाँ उनका कहना था कि इतने अच्छे MMA फाइटर हैं हमारे यहाँ, इतने अच्छे बेस्ट रेसलर हैं, तो भाई अनसेफ प्लेस कैसे हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ निक ऑल्डिस भी आते हैं, जो कि कहते हैं कि भाई कह तो तू सही रहा है, लेकिन जो तूने किया है उसके बाद इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई तूने ड्रू मैकिंटायर के घर में घुसकर उसे मार दिया, तो एक तरह से तूने उसका पॉइंट प्रूव कर दिया। अभी हमें पता है कि निक ऑल्डिस ने ड्रू मैकिंटायर को एक अग्रीमेंट ऑफर करा है, जिसके हिसाब से अगर ड्रू मैकिंटायर फाइन भर के और रेफरी से माफी मांग के WWE में आ जाएंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्टिपुलेशन के साथ उन्हें कोडी रोड्स के साथ मैच भी मिलेगा, और जब तक वो मैच नहीं हो जाएगा तब तक कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को टच नहीं करेंगे। तो निक ऑल्डिस भाई यहाँ कोडी रोड्स को इसी के बारे में वार्न कर रहे थे, जहाँ उनका कहना था कि अगर ड्रू मैकिंटायर ने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो तू उसे टच नहीं करेगा। और
और अगर तूने कर दिया तो तुझसे चैंपियनशिप ले ली जाएगी क्योंकि तू WWE से ऊपर नहीं है। सोचो बेचारे कोडी रोड्स इतने टाइम से WWE को डिफेंड कर रहे हैं और उन्हीं को धमकी मिल गई। लेकिन इसके बाद भाई कोडी रोड्स बड़े ही गुस्से में आ गए थे, जिसके बाद वो अपनी अकम्पलिशमेंट बताते हैं कि कैसे उन्होंने 2 बार रॉयल रंबल जीती है, रोमन रेंस को हराया है, जॉन सीना को हराया है। तो भाई कोडी रोड्स के हिसाब से WWE का लॉ उनके ऊपर नहीं चलता क्योंकि वो WWE के क्वार्टरबैक हैं और कह सकते हैं कि फिलहाल उनके हिसाब से WWE को वही चला रहे हैं। अभी इस पर शायद सोशल मीडिया पर बड़े तगड़े तरीके से कोडी रोड्स को बैश करा जाएगा। वैसे कोडी रोड्स जाते जाते निक ऑल्डिस से भी कह के गए हैं कि मैं तेरे लिए काम नहीं करता, तू मेरे लिए काम करता है। तो भाई निक ऑल्डिस को भी नहीं छोड़ा यहाँ कोडी रोड्स ने। लेकिन भाई निक ऑल्डिस से दुश्मनी करना कोडी रोड्स के ऊपर भारी पड़ सकता है। अभी वैसे नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे हैं, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर हमें आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां DIY के साथ कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनोफ का मैच होने वाला था। अभी टमासो चिएम्पा के साथ लास्ट वीक जो इलिया ड्रैगनोफ का मैच हुआ था वहां बड़ी भसड़ हो गई थी, जिसके बाद कार्मेलो हेस ने मदद करी थी इलिया ड्रैगनोफ की। तो भाई ये मैच इसीलिए हो रहा था। अभी ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन WWE ने ज्यादा टाइम इसे दिया नहीं और इस मैच में बड़ी ही आसानी से फेस टीम की विक्ट्री हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि व्हाइट 6 और MFT के बंदों के बीच में हुआ था। अब इस मैच की क्या ही बात करें क्योंकि मैच का रिजल्ट तो कोई निकलता नहीं है क्योंकि दोनों टीम्स के बीच में भसड़ हो जाती है और बड़ी खतरनाक सी हमें दोनों टीम्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। वैसे अब WWE के पास मौका है एक अच्छा स्टिपुलेशन वाला मैच इनके बीच में कराने का, जिसमें किसी न किसी तरीके से दोनों टीम्स इन्वॉल्व हों। इसके बाद स्मैकडाउन का एंड हो जाता है। आज की स्मैकडाउन भी हमें ठीक ठाक से ही देखने को मिली, जो कि पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रही है और अभी देखकर लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक शायद कुछ ऐसा ही चलने वाला है। वैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जॉन सीना शायद कोडी रोड्स के शो पर आने वाले हैं। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद कल कोडी रोड्स के साथ हमें जॉन सीना का पॉडकास्ट देखने को मिल गया। वैसे तो यहाँ देखकर लग रहा था कि भाई 2 पॉलिटिशियन बात कर रहे हो, क्योंकि जॉन सीना कोडी रोड्स के सवालों का जवाब बड़े ही घुमा फिरा कर दे रहे थे। बाकी तो इस इंटरव्यू में वही था जो पहले भी जॉन सीना बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने लास्ट जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनका मैच हुआ था वहाँ टैप आउट करते टाइम उन्होंने स्माइल करी थी। यहाँ वैसे कुछ स्पेशल तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उनका कहना था कि उनका कैरेक्टर यहाँ खत्म होने वाला था और वो चाहते थे कि बड़ी अच्छे तरीके से उसकी एंडिंग करी जाए, इसीलिए डेड फेस से अच्छा उन्होंने स्माइल करना सही समझा। और यहाँ बताना चाहते थे वो फैंस को कि भले ही उन्होंने गिव अप कर दिया है लेकिन अच्छे के लिए किया है, ताकि भाई फैंस को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। इसी के साथ वो एलिमिनेशन चेम्बर में ट्रेविस स्कॉट और रॉक की इन्वॉल्वमेंट की भी यहाँ बात चल रही थी। यहाँ जॉन सीना ने वही बताया जो कि वो पहले वैसे बता चुके थे कि रॉक और ट्रेविस स्कॉट के एलिमिनेशन चेम्बर के बाद भाई कोई प्लान थे नहीं। लेकिन यहाँ जॉन सीना का कहना है कि अगर रॉक और ट्रेविस स्कॉट आगे भी उनके साथ होते तो शायद रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी आगे फ्यूड नहीं होती। अभी वैसे पता नहीं जॉन सीना ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक या कोडी रोड्स को स्टिल बाद में जॉन सीना फेस नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से रॉक की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये वाली फ्यूड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती। स्पेशली सीएम पंक के साथ जो फ्यूड हुई थी जॉन सीना की, वो वाली फ्यूड तो भाई इंटरेस्टिंग बनी जाती, क्योंकि रॉक और सीएम पंक का क्या लफड़ा हो चुका है वो हमें पता है। बाकी जॉन सीना जब तक रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक जैसे सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड करते तब तक कोडी रोड्स और रॉक का प्रोग्राम भी चलाया जा सकता था। पर ये वैसे हो सकता था शायद कोडी रोड्स और रॉक का समर स्लैम में फिर मैच होता और जॉन सीना की स्टोरी लाइन टाइटल के हिसाब से फिर कहीं और चली जाती। वैसे इसके बाद भी सीएम पंक और जॉन सीना का समर स्लैम में एक और मैच कराया जा सकता था, जहां सीएम पंक जॉन सीना से टाइटल लेते। तो भाई मेरे हिसाब से करने के लिए WWE के पास बहुत कुछ था, लेकिन शायद जॉन सीना यहाँ एक्सक्यूज दे रहे हैं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।